नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPSS अकेडमी में। और पॉइंटर बुक के माध्यम से हम लोग जो है ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे थे। तो उसी कड़ी में जो है आज का हमारा जो टॉपिक है, तो सबसे पहले हम लोग चट्टानों से स्टार्ट करेंगे। इससे जो भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं, तो वन लाइनर फॉर्म में जो भी क्वेश्चन दिए हैं इस बुक में, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे और आगे जाते हुए आगे के चैप्टर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन दी गई कि जो परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र के द्वारा निर्मित होती हैं। दूसरी बात करते हैं कि परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। और आगे देखते हैं कि परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं और परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। तो चट्टानें कौन कौन सी होती हैं? देखिए, होती हैं कि एक आपकी हो गई आग्नेय शैल हो गई, दूसरी हो गई अवसादी चट्टान, और तीसरी होती है रूपांतरित या फिर उसको कायांतरित चट्टान भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे सबसे पहले कौन सी बनती है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के टूट फूट के बाद में क्या होता है, जब अपर्दन वाली जो क्रिया होती है, किसके द्वारा होती है? जल के द्वारा अगर अपर्दन वाली क्रिया स्टार्ट होती है, तो उसमें क्या होता है कि आग्नेय चट्टानों के जो शैल होते हैं वो टूट के जब आगे जाते हैं टुकड़ों के माध्यम से, तो वो परतों के रूप में जो है वहाँ पर निक्षेपित हो जाते हैं। तो उसी के जो है क्रियाकलाप के दौरान क्या बनती हैं? आपकी अपसाती चट्टानें बन जाती हैं। तो वही बात यहाँ पे दी गई थी कि जलीय तंत्र के द्वारा ये निर्मित होती हैं, क्योंकि आग्नेय शैलों के द्वारा टूटती हैं। यही बात यहाँ पे लिखी है कि चट्टानों का क्षरण इसमें सम्मिलित होता है। और परतदार चट्टानों में क्या जीवाश्म पाए जाते हैं। मान लीजिए कहीं पे जहाँ पे ये दूसरी जगह पे जाती हैं, तो वहाँ पर पेड़ पौधे या फिर कुछ भी ऐसी चीज़, छोटे सूक्ष्म जीव हो गए, तो वहाँ पर दब जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो है जीवाश्म मौजूद होते हैं और परतदार चट्टानें परतों में पाई जाती हैं। अब जैसे कि जैसे टुकड़े पहुँच गए, ठीक है, कुछ दिनों के बाद में वहाँ पर जो है कुछ और चीज़ें गई हवा के द्वारा या फिर कुछ और जल के द्वारा, कुछ और चीज़ें बहा के ले जाएंगी दोबारा से, फिर आग्नेय शैलों का जो है अपर्दन हुआ। उसके बाद में इस तरीके से वहाँ पे लेयर बनती जाती है। तो ये प्रक्रिया जो है कई लेयर में बनती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अवसादी चट्टानें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अवसादी शैलों के लिए सही कथन क्या है। तो ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती है। वही बात है कि लेयर में ये जो है निक्षेपित होती है, कई बार कई जो है चरणों में ये स्थापित होती हैं। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है। क्योंकि ये जो है पानी के नीचे बनती है। तो बलुआ पत्थर परतदार चट्टान है, इसलिए कौन सी? अवसादी चट्टान भी इसको बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बलुआ पत्थर किस प्रकार के? तो ये एक अवसादी चट्टान है। आग्नेय चट्टानों के लिए सही कथन देख लेते हैं। तो ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। आगे देखते हैं कि अच्छा देखिए, आग्नेय चट्टान किस तरीके से बनती है। देखिए, जो ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है, तो जो पृथ्वी के भूगर्भ से जो मैग्मा आता है, तो देखिए मैग्मा क्या होता है कि जब तक धरातल के नीचे रहता है, ज़मीन के नीचे ही रहता है, उसको बोलते हैं मैग्मा। जो पिघला हुआ पदार्थ होता है ऊपर आ जाता है, तो वही उसको बोलते हैं लावा। तो जो लावा जो ऊपर आ जाता है, तो उस लावा जो ठंडा हो जाता है, उसके ठंडे होने पर क्या बन जाता है? वो एक चट्टान बन जाती है, उसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान। और ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का मतलब कि वही आप टुकड़े से अंदाज़ लगा सकते हैं कि यहाँ पर टुकड़ों के साइज़ के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई ज़मीन के अंदर ही जब ठंडा हो जाता है, तो अंदर जब अंदर रहता है तो मैग्मा, उसका मैग्मा जब अंदर ही ठंडा हो जाएगा, एक ऊपर आ जाता है, तो इस दौरान क्या होता है? उनकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरीके से ये डिसाइड होता है। आगे देखते हैं कि कांग्लोमरेट ग्रेनाइट शेल एवं बलुआ पत्थर में से एक चट्टान जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो देखिए, ग्रेनाइट जो शैल होती है वो किसकी? आग्नेय शैल का एग्जाम्पल होता है, इसलिए उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो अगर बात करें कांग्लोमरेट हो गया, शैल, बलुआ पत्थर, ये सब अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। तो इनमें क्या पाया जाए? इसमें जीवाश्म पाया जाएगा। अब इसमें क्यों नहीं पाया जाता ग्रेनाइट में? क्योंकि वही है कि जब धरातल से आपका जो मैग्मा निकलता है, तो उसमें कोई वो तो डायरेक्ट नीचे से आ रहा है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे या जीव जंतु तो पाए नहीं जाते, तो इसलिए उन चट्टानों में जो है जीवाश्म नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। तो जो आग्नेय तथा तलछटी दोनों से, कहने का मतलब जो आग्नेय चट्टान होती हैं और उसके बाद में इनसे क्या बनता है? अवसादी चट्टान टूटने के बाद में, और अवसादी के टूटने से क्या बनेगी? आपकी रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि अवसादी शैलों का उदाहरण है। तो आपके बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल क्या है? ये अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। चलिए अब हम लोग ज्वालामुखी पे आ जाते हैं। ज्वालामुखी में बात करते हैं कि ज्वालामुखी शंकु, अवशिष्ट पर्वत, मोनाडॉक एवं अपरदनात्मक जलप्रपात में से कौन सा एक
तो इसमें पूछा गया था कि कौन मूल रूप से एक है, मतलब कि जो उसकी मूल प्रवृत्ति है जिस तरीके से बना, तो क्या है इनमें से मूल रूप से? स्थल रूप क्या है? ज्वालामुखी शंकु। अब जैसे वही है कि ज्वालामुखी जब अंदर से निकलता है, मतलब कि इसमें एक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ज्वालामुखी शंकु हो गया, अपशिष्ट पर्वत, मोनाडॉक और अपरदनात्मक जलप्रपात में से कौन सा है जिसकी आकृति जैसी थी वैसी है? तो ज्वालामुखी जो शंकु बनता है जब नीचे से धरातल से निकलता है तो ऊपर की जो आपकी रचना होती है उसको शंकु टाइप की हो जाती है ज्वालामुखी से, तो उसको बोलते हैं ज्वालामुखी शंकु। अपशिष्ट पर्वत, वही अपशिष्ट पर्वत और मोनाडॉक, अपरदनात्मक, इनसे क्या होता है कि ये मूल रूप में नहीं होते, इनका कहीं ना कहीं अपरदन हो चुका होता है, जिनकी मूल जो संरचना होती है वो नष्ट हो चुकी होती है। लेकिन ज्वालामुखी जो शंकु है उसकी जो मूल संरचना होती है उसी को बोला जाता है ज्वालामुखी शंकु। ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था। ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो गैस निकलती है तो कौन सी? जल वाष्प निकलती है। वाटर वेप जो है जो सबसे ज़्यादा क्या जल वाष्प निकलती है ज्वालामुखी से। माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल और एवं माउंट कोटोपैक्सी में से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत में से कौन सा है? तो वो है माउंट कोटोपैक्सी। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ, वही मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानें जो होती हैं, तो वही अगर जब अंदर ही चट्टानें जो ठंडी हो जाती हैं, जो मैग्मा होता है अंदर ही जब पिघल जाता, अंदर ही ठंडा हो जाता है धरातल के, जो ऊपर नहीं आ पाता, तो वो कौन सी चट्टानें कहलाती हैं? प्लूटोनिक चट्टानें। माउंट एटना पर्वत क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? ये है आपका यूएसए में। मोना लाओ जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है? हवाई द्वीप में है, यूएसए के। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा है? हवाई द्वीप में स्थित जो मोना लाओ है, तो ये सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल अगर आप देखें तो हैं कोटोपैक्सी और एटना, फ्यूजियामा, वेसुवियस। देखिए अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे, ये ज्वालामुखी कौन सा कहाँ पर किस देश में है, तो उसकी आप टेंशन ना लीजिए, आगे आने वाले समय में आपको मैं बताऊंगा। अभी अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो माउंट किलिमंजारो, तो अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। ये कहाँ पर स्थित है? ये तंजानिया कंट्री में स्थित है। किलिमंजारो क्या है? एक आग्नेयगिरी है, एक वॉल्केनो है, ज्वालामुखी पर्वत जिसको कहा जाता है। ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को। चलिए अब देखते हैं कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू है, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। अब मैचिंग का क्वेश्चन, यहाँ से आपको कंट्री और ज्वालामुखी आपको पता लग जाएगा। तो एटना कहाँ पर है? सिसिली में, इटली के। और वेसुवियस कहाँ का है? इटली का। येरिवस कहाँ का है? रॉस द्वीप का। और कोटोपैक्सी कहाँ का है? इक्वाडोर का। ये ज्वालामुखी जो है कहाँ कहाँ के और इनके देश आपको दिए हुए हैं। माउंट रेनियर है यूएसए का, एटना है इटली का, पेरिकुटन मैक्सिको, ताल जो है फिलीपींस का है, माउंट किनाबालू मलेशिया, अलबुर्ज ईरान में, अकांकागुआ अर्जेंटीना में और किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है। सबनकाया पेरू में, कोलिमा मैक्सिको में, माउंट मेरापी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत देखिए कराकाटोआ कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत इनको कहा जा सकता है, जो कि आपके एग्जाम में आते रहते हैं विभिन्न एग्जामों में। तो देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे भूकंप की। जो भूकंप होता है उससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो भूकंप के समय जिन तरंगों का उद्भव होता है, तो देखिए भूकंप से क्या होता है कि जब पृथ्वी की ज़मीन से जो भूगर्भिक हलचल के बाद में क्या होता है कि जो तरंगें निकलती हैं, तो उन तरंगों को अब क्या बोलते हैं? PSM। तो इनको बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और लोअर जो है सरफेस जो वेव होती है। तो इन 3 चरणों में जो है बांटा जाता है। इन तरंगों को होता क्या है कि जब नीचे से जो तरंगें उठती हैं, तो सबसे पहले कौन सी तरंग उठती है? तो उसको बोलते हैं, देखिए इन तरंगों में एक बात आप याद रखिए कि तीनों तरंगें एक ही भूकंप की होती हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए भूकंप आया, तो सबसे पहले एक तरंग आती है, उसको बोला जाता है P तरंग, और सेकंड नंबर पे आएगा उसको सेकंड नंबरी, और जो थर्ड नंबर पे आएगा उसको बोलते हैं सरफेस वेव। तो एक ही भूकंप में ये तीनों तरंगें अलग अलग होती हैं, तो इनको यही डिवाइड किया गया। रिंग ऑफ फायर संबंध है किससे? तो ये रिंग ऑफ फायर क्या है? एक प्लेस है जो कि कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। तो ये है क्या? भूकंप, ज्वालामुखी एवं प्रशांत महासागर से संबद्ध है। तो क्योंकि यहाँ पर भूकंप भी आता है, ज्वालामुखी और इनसे संबंधित है, ये घटना वहाँ पर होती रहती है कहाँ पर स्थित? प्रशांत महासागर में। इन्फॉर्मेशन अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर दी गई है।
कि भूकंप की जो तीव्रता होती है तो उसको नापते कैसे, तो उसको मर्केली स्केल जो होती है उस पर मापा जाता है। और भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंप तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी कि किससे नापा जाता है, मर्केली स्केल से। रिक्टर पैमाने का उपयोग किसको नापने के लिए, तो भूकंप का जो परिमाण मैग्नीट्यूड होता है उसको नापने के लिए रिक्टर पैमाना इस्तेमाल किया जाता है। सिस्मोमीटर जो किसको मापता है, भूकंप को। सुनामी शब्द संबंधित तो जापानी भाषा से संबंधित। सुनामी क्या होता है, वही भूकंप का जब केंद्र जल में होता है या समुद्र में तो उसको सुनामी बोलते हैं। जापान का वह शहर है जिसने विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया। तो फुकुशिमा जो जापान का शहर है, इसमें सुनामी और नाभिकीय विकिरण का दोनों का दंश इसने झेला हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है, तो भारत का जो आप मैप देखते हो तो उसमें जो उत्तर पश्चिम का इलाका है वो भूकंप, मान लीजिए कि वही हिमालय और जम्मू कश्मीर और ये हिमाचल प्रदेश की आप बात करें, थोड़ा सा पाकिस्तान का हिस्सा, तो इसमें क्या होता है कि ये भूकंप ग्रहणशील है। क्यों, क्योंकि जो भारत की जो प्लेट है वो कहाँ पे टकराई जाके, वो बर्मा और चाइना की प्लेट से जो टकराई जाके, तो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा जो है यहाँ पर भूकंप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि हमारी जो प्लेट है वो हमेशा ही गतिशील रहती है, तो कहाँ पर चाइना की प्लेट से इसका मतलब कि टकराहट होती रहती है, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण भी उसी से हुआ है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो क्या बोला है, अधिकेंद्र। भूकंप देखिए जब आता कहाँ स्टार्ट होता है ज़मीन के अंदर से, कई किलोमीटर या मीटर के हिसाब से स्टार्ट होता है। और जब उसी का जो आप 90 डिग्री पे ऊपर कोण खींचेंगे तो जो पृथ्वी के ऊपर धरातल पर जो 90 डिग्री का कोण जहाँ पर बनेगा उस स्थल को कहते हैं उसका अधिकेंद्र। कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है, तो हमारे जो स्थल मंडल है इसको कई प्लेटों में विभाजित किया गया, हम लोग देख चुके हैं। तो कोकोस जो प्लेट है वो किसके ये मध्य अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है इनके मध्य में पाई जाती है। भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। तो एक भूकंप का छाया क्षेत्र जो है वो दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। भूकंप के अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र जो होता है वो P और S तरंगों की छाया के लिए जो है छाया क्षेत्र होता है। तो ये आपका कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर यह आपका रिवीजन हो रहा है, लेकिन चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। होता क्या है कि जब आपका मान लीजिए ये केंद्र होता है, ठीक है, इसके ऊपर ये सरफेस हो गया, सरफेस पे आके ये आपका हो जाता है अधिकेंद्र, ठीक है। अगर आप 105 डिग्री खींचें तो इस तरीके से आप खींचेंगे दोनों तरफ 105 डिग्री आप मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में खींचेंगे 145 डिग्री, ठीक है। तो जो ये जो बीच का एरिया होता है इसको बोलते हैं भूकंप का छाया क्षेत्र। तो ये जो है 105 डिग्री और ये हो गया 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं भूकंप का छाया क्षेत्र। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे महाद्वीप के टॉपिक पे। तो महाद्वीप से अभी तक क्वेश्चन आए, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या सर्वाधिक है। तो अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें टोटल 54 कंट्री है। तो सबसे ज़्यादा देश किस महाद्वीप पर है, अफ्रीका पे। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार, सही है ब्रो, कम देख लेते। तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो एशिया सबसे बड़ा है, सेकंड लार्जेस्ट है अफ्रीका, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका और उसके बाद में आता है दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद में आएगा अंटार्कटिका का नंबर, यूरोप और लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया का नंबर। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं, तो सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया और सेकंड स्मॉल कौन सा है, यूरोप। महाद्वीप जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, तो कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। क्यों अधिक है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है। वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है, तो कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव का अंटार्कटिक जो है सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, तो इसमें 1 2 3 ये आपको नंबर्स दिए गए थे और पहचानना था तो कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो पहला वाला क्या है, इसको इस तरीके से, हाँ, तो ये जो पहला वाला है, हाँ आप पे जो पहला, तो ये जो पूरा दिया हुआ है ये किस चीज़ का क्षेत्र है, ये आपका एंडी जो पर्वत श्रृंखला है उसका क्षेत्र है। सेकंड नंबर पे क्या है, ये है ब्राज़ीलियन शील्ड, इसको बोला जाता है ब्राज़ील कंट्री में। और थर्ड नंबर क्या है, गुआना की जो उच्च भूमि है, ये रही गुआना की उच्च भूमि। और चौथा क्या है, चौथा ये जो वाला पार्ट होगा ये आपका हो जाएगा अमेजन बेसिन का। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पहचानना था। एटलस पर्वत देखते हैं कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो कौन सा, यूरोप जो है, इसके जो टोटल इसका परसेंटेज वाइज देखें तो मैदानी भाग यहाँ पर ज़्यादा पाया जाएगा, पहाड़ी यहाँ पर कम है।
बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर एवं सुमात्रा द्वीप में से वह जो क्षेत्रफल में से सबसे बड़ा है, तो कौन सा है? बोर्नियो सबसे बड़ा है। अब हम लोग विश्व की पर्वत श्रेणियों पे आ जाते हैं। तो पर्वतों का सागर किसको कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो हैं पाई जाती हैं कहाँ पर? नवीन मोड़दार पर्वतों पे। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? आपका एंडीज हो गया, रॉकीज हो गया, हिमालय पर्वत जो है ये मोड़दार पर्वतों के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? दक्षिण अमेरिका की जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, अभी हम लोगों ने ऊपर मैप में भी देखा था जिसको। एंडीज पर्वत श्रेणी जिस महाद्वीप में स्थित है, कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ पर स्थित हैं? ये स्थित है न्यूजीलैंड में। विश्व की पर्वत श्रृंखलाएं अवरोही क्रम में अगर हम लोग देखें तो सबसे लंबी कौन सी है? एंडीज। सेकंड लंबी कौन सी है? रॉकीज। उसके बाद में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और चौथे नंबर पे नाम आता है हिमालय पर्वत का। आल्प्स, हिमालय, एंडीज एवं रॉकी में से कौन यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? तो यूरोप में कौन सी पाई जाती है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में पाई जाती है। हिमालय भारत यानी एशिया में, एंडीज दक्षिणी अमेरिका, रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका में। आल्प्स, एंडीज, अपलेशियन एवं हिमालय में से जो पर्वत श्रृंखला शेष अन्य से भिन्न है। तो बाकी के जो देखो इसमें अपलेशियन भिन्न है, बाकी के जो आपको मिल जाएंगे आप आल्पस हो गया या फिर एंडीज, हिमालय, ये क्या है? ये बलित पर्वत के यानी मोड़दार पर्वत के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कुल्लुन, अपलेशियन, आल्पस एवं एंडीज पर्वतों में से कौन टर्शरी पर्वतीकरण का जो टर्शरी टाइम था उसमें पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? कौन सा नहीं है? अपलेशियन। आगे बढ़ते हैं। यूराल, अरावली, एंडीज एवं एप्लेशियन में से कौन सा प्राचीन पर्वत नहीं है? तो एंडीज पर्वत, अभी जितने भी आपको मोड़दार या बलित पर्वत मिलेंगे वो सभी नवीन पर्वत हैं। तो आप कहीं पे भी देखेंगे तो आपको हिमालय, एंडीज, रॉकीज, तो इनकी गणना कहाँ पर आएगी? नवीन पर्वतों में, यानी कि अभी ये बन ही रहे हैं। अभी इनकी संरचना पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई है। इनकी ऊंचाइयां जो है अभी तक बढ़ रही हैं। व्हाइट पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला कौन सा पर्वत है? तो बर्मीज यानी अराकान योमा जो पर्वत का चाप है वो भारत एवं म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारित करता है। हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है तो वो कहाँ पर है? अराकान योमा कहाँ पर है? म्यांमार में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है कहाँ पर? जर्मनी में। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ही है। राइन नदी निकलती ही ब्लैक फॉरेस्ट से है। ब्लैक पर्वत अवस्थित कहाँ पर है? यूएसए में। तो देखिए यहाँ पे ब्लैक पर्वत दो तरीके के हैं, यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट और ब्लैक पर्वत देखिए यहाँ पर जर्मनी में भी है और यूएसए में भी है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाना। पेनाइन यूरोप में, अपलेशियन कहाँ पर है? अमेरिका में, अरावली कहाँ पर है? भारत। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं के एग्जाम्पल हैं। देखिए इनको आप अपशिष्ट पर्वत भी एक तरीके से बोल सकते हैं। तो विश्व में अगर प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं अगर आपको देखनी है तो ये इनको बोला जाता है ये अपशिष्ट हैं। कहीं ना कहीं इनका जो ऊपर की संरचना है वो टूट फूट के कारण, अपरदन के कारण में कम हो चुकी है, तो इसलिए इनको अपशिष्ट बोला जाता है। तो पेनाइन कहाँ पर है? यूरोप में। अपलेशियन कहाँ का है? अमेरिका का। अरावली पर्वत जो है भारत का। तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ड्रैकेंसबर्ग जो पर्वत है कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप पर है और इसमें मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया कंट्री में ये स्थापित यानी कि स्थित है। चलिए अलेगनी जो है कहाँ पर है? यूएसए में। कैंटाब्रियन स्पेन में। एल्बुर्ज पर्वत कहाँ पर है? ईरान में। मैकेंजी जो पर्वत चोटी है कहाँ पर है? कनाडा में। कोशिस्को ऑस्ट्रेलिया में। मैकिनले उत्तरी अमेरिका यानी अलास्का में। एल्ब्रुस यूरोप की है और किलिमंजारो अफ्रीका, तंजानिया का पर्वत। आल्पस किसका है? एक बलित पर्वत का उदाहरण है। बहुत चेस जो है भ्रंशोत्त पर्वत का उदाहरण है। भ्रंश के दौरान ये निर्मित हुआ था। बिंद जो है एक अवशिष्ट पर्वत है, यानी कि इसका अपरदन हो रहा है। अवशिष्ट पर्वत इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपनी संरचना प्राप्त होने के बाद में अब ये टूट फूट रहा है। तो फ्यूजियामा कहाँ का है? जो फ्यूजियामा है वो क्या? एक ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है। तो माउंट टिटलिस कहाँ पर स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में। इटली में अवस्थित पर्वत कौन सा? एपिनाइन। एपिनाइन कहाँ पर स्थित है? इटली में। बात करें कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा कौन बनाता है? पेरिनीज पर्वत। गोलन हाइट्स कहाँ पर स्थित है? मिडिल ईस्ट में यानी मध्य पूर्व में। यूराल, अरावली, एंडीज तथा अपलेशियन पर्वत में से वह जो प्राचीन बलित पर्वत नहीं है। तो एंडीज जो पर्वत है प्राचीन बलित पर्वत नहीं है क्योंकि ये नवीन बलित पर्वत है। कई बार हम लोगों ने अभी ऊपर भी इसकी चर्चा की थी। एल्ब्रुस कहाँ का है? रूस का। माउंट कुक न्यूजीलैंड। मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका में। और चिम्माराजो इक्वाडोर का पर्वत श्रृंखला है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर है? तो दक्षिण पश्चिमी
तट पर है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे, चलिए इसको भी आज ही देख लेते हैं, पठार एवं घाटियों को अभी समाप्त कर देते हैं। तो पठार एवं घाटियों को भी देख लेते हैं। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई टोटल कितनी है? तो ये है 5 किलोमीटर। और दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार किसको कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका, पैंटागोनिया का जो पठार है दक्षिण अमेरिका में स्थित है, इसको खनिजों का भंडार कहा जाता है। बुखारेस्ट, मैड्रिड, जामनगर एवं सिंगापुर में से पठार पर स्थित कौन सा नगर है? तो मैड्रिड जो है सिटी वो पठार पर स्थित है। कौन से पठार पर? मेसेटा का पठार। तो मेसेटा का पठार कहाँ पर है? स्पेन में। संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? पामीर के पठार को। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। कोकोनिनो, एक्वेरियस, कोलोराडो तथा कोलंबिया में से सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो कोलोराडो का पठार सबसे बड़ा है। आगे बात करें, टेलीग्राफिक जो पठार है वो किसका हिस्सा है? ये उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। कटक क्या होते हैं? आप लोग कमेंट करिए ज़रा, देखते हैं किसी को मालूम है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली उदाहरण किसका है? रिफ्ट घाटी का। शैतान का गोल्फ कोर्स, जिसको डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली बोला जाता है, कहाँ पर स्थित है? यूएसए में। मृतक घाटी जानी जाती है किसके लिए? अत्यधिक उष्णता के लिए, यानी कि अत्यधिक हीट के लिए या फिर गर्मी के लिए। पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, कहाँ पर? कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। टेलर घाटी कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ पर अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। बृहत बेसिन अवस्थित है कहाँ पर? यूएसए में। राजाओं की घाटी कहाँ पर अवस्थित है? मिस्र में। अंधी घाटी कहाँ पर पाई जाती है? काष्ठ प्रदेश में। अब हम लोग जो ये मरुस्थल वाला ये जो चैप्टर है ये हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ा के रखी है पूरी, और एनवायरनमेंट की जो है पूरे आपको क्लास पॉइंटर बुक के माध्यम से मैंने आपको वहाँ पे करवाई है। तो आप वहाँ पे जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो कमेंट करिए अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है या फिर कोई और दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।